हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से राहत, 1 मई तक होगी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार शाम को झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश से पहले तेज हवाएं चल रही थी। ठंडी हवाओं से मौसम कूल हो गया था। बारिश की बूंदों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। दिन भर तीखी धूप से लोग परेशान दिखे। शाम होते ही मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। 30 अप्रैल को भी राज्य में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रह सकती है। राज्य के दक्षिणी भाग के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। 1 मई को भी मौसम का मिजाज बदला मिलेगा। राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन होंगे, तेज हवा चलेगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने वाली है। इसी दिन राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम में हुए बदलाव का असर अधिकतम तापमान में देखने को मिल रहा है, जहां राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 39 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चला गया था। अब इसमें 5 से 6 डिग्री तक की कमी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के आंकड़े के मुताबिक अधिकांश जिलों का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे है। मौसम विभाग ने बताया है कि अधिकतम तापमान में यह गिरावट अगले से 3 दिन से 4 दिनों तक जारी रहेगी। ग्रामीणों का आंदोलन हुआ उग्र, सीओ ऑफिस में पथराव। गिरिडीह में तीसरी सीओ समेत 12 लोग घायल, आक्रोशितों ने वाहनों के शीशे तोड़े। गिरिडीह में ग्रामीणों का आंदोलन सोमवार को अचानक उग्र हो गया। लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में जमकर हंगामा किया। सीओ अखिलेश प्रसाद के कार्यालय पहुंचते प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस घटना में सीओ समेत 12 लोग जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कुछ दिनों से सीओ ऑफिस के बाहर किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। वे रजिस्टर 2 की कॉपी और जमीन संबंधित अन्य मामलों के निष्पादन की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कार्यालय के मुख्य गेट के पास धरने पर बैठे थे। सीओ के कार्यालय पहुंचने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारी किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस के समझाने के बावजूद उनका आक्रामक रवैया जारी रहा। इसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने ऑफिस और पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया है और उनके शीशे तोड़ दिए। इधर सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाठी चटकाकर भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। बोकारो में मुठभेड़ में बची महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सली हुए थे ढेर। इन्हीं के दस्ते में थी सुनीता मुर्मू। बोकारो में दुमका की रहने वाली 22 वर्षीय सुनीता ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। वह पहले गिरिडीह जेल में 3 साल रह चुकी हैं। महुआ टांड और खुखरा थानों में उन पर आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और यूपीए के तहत कई मामले दर्ज हैं। सुनीता 21 अप्रैल को लुगु पहाड़ क्षेत्र में मारे गए 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी के दस्ते की सदस्य थी। इस एनकाउंटर में पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। मुठभेड़ के दौरान संगठन की महिला सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लिलमुनी मुर्मू भागने में सफल रही थी। सुनीता ने बताया कि माओवादी उसे कोर्ट ले जाने के बहाने पहाड़ की ओर ले गए थे। वह लुगु पहाड़ क्षेत्र के दस्ते में शामिल थी। मुठभेड़ के बाद जंगलों में भटकती रही, फिर ट्रेन से बोकारो पहुंची और आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री आज दिल्ली और बुधवार को रांची लौट सकते हैं। स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सुबह लगभग 9:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। उनके दिल्ली से बुधवार को लौटने की ज्यादा संभावना है। उल्लेखनीय है कि 19 से 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री के साथ पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा 9 अन्य शीर्ष अधिकारियों की भी टीम है। उनमें मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और अन्य अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्पेन और स्वीडन में कई औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया है। वॉल्वो के प्लांट का निरीक्षण करने के अलावा कंपनी को झारखंड में यूनिट लगाने का ऑफर भी दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व उसकी टीम ने कई औद्योगिक समूहों, वहां की सरकार के प्रतिनिधियों व अन्य संगठनों के साथ बैठक की है और पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा।
7वें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। वित्त विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 की तिथि से वृद्धि का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार 2 अप्रैल 2025 की तिथि से केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर चुका है। राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद उन्हें 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। फिलहाल इन्हें 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के लगभग 1,70,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। साथ ही इस वृद्धि से राजकोष पर लगभग 254 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट की अगली बैठक में महंगाई भत्ते की वृद्धि संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल का क्लर्क गिरफ्तार, 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ाया। ग्रुप बीमा के पैसे निकलवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सरायकेला खरसावां के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी डीएसपी इंद्रदेव राम के अनुसार आरोपी लिपिक ने विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे राहुल कुमार से उनके दिवंगत पिता के ग्रुप बीमा के पैसे निकलवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। राहुल कुमार ने रिश्वत देने से मना कर दिया था। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। एसीबी की टीम ने जिला मुख्यालय के बाहर एक चाय की दुकान पर जाल बिछाया। आरोपी लिपिक को वहीं से रिश्वत लेते पकड़ा गया था। टीम उसे कार्यालय ले गई, जहां रिश्वत की राशि की गिनती की गई है। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जमशेदपुर एसीबी मुख्यालय ले जाया गया। अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने पर केंद्र ने लगाई रोक। 1919 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के झारखंड के डीजीपी बने रहने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद डीजीपी के पद पर बनाए रखने के फैसले को गलत करार दिया है। 30 अप्रैल के बाद गुप्ता को सेवानिवृत्ति देने का फरमान जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए इस पत्र के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के रांची लौटते इस गंभीर और विवादित मुद्दे पर तत्काल फैसला लिए जाने की संभावना है। इस संबंध में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल का पक्ष लेने के लिए बार बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने न तो फोन उठाया और न ही सरकार का पक्ष रखा। 26 जुलाई 2024 को पहली बार अनुराग गुप्ता बने थे डीजीपी। अनुराग गुप्ता को 2022 में डीजीपी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। उसके बाद 26 जुलाई 2024 को पहली बार राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाया था। 2024 के विधानसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के आदेश पर झारखंड सरकार को उन्हें डीजीपी पद से हटाना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2024 को फिर से प्रभारी डीजीपी बना दिया था। परीक्षा से निष्कासित होने पर छात्रों का हंगामा। कोडरमा के जेजे कॉलेज में पत्थरबाजी, प्रोफेसर छात्रों में मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। कोडरमा के जेजे कॉलेज में सोमवार शाम को परीक्षा के दौरान एक छात्र को परीक्षा से निष्कासित किए जाने के बाद जमकर बवाल मचा। आरआईटी कॉलेज के बीटेक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान विनाश शुक्ला नाम के छात्र को निरीक्षक ने कक्षा से बाहर जाने को कहा था। विनाश की सहपाठी मनीषा कुमारी ने अन्य छात्रों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति तब बिगड़ गई जब छात्रों ने कॉलेज कर्मियों के साथ हाथापाई की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में कॉलेज कर्मचारी भी लाठी डंडे लेकर बाहर आ गए। सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने विनाश शुक्ला और मनीषा कुमारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विनाश का कहना है कि उसने परीक्षा में कोई चोरी नहीं की है। उसने निरीक्षक पर बदतमीजी और मारपीट का आरोप लगाया था। विनाश ने दावा किया कि वह सभी के सामने प्रश्नों को हल कर सकता है। भारत पाकिस्तान में तनाव का असर, रांची से 3 पाकिस्तानी बच्चों को भेजा गया दिल्ली। नानी के घर आए थे बच्चे। पहलगाम हमले के बाद भारत से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद जारी है। इस कड़ी में पाकिस्तान से गर्मी की छुट्टी में भारत आए 3 नाबालिग बच्चों को भी रांची से दिल्ली भेज दिया गया है। तीनों नाबालिग अब पाकिस्तान कैसे जाएंगे, इस पर दिल्ली में ही फैसला लिया जाएगा। झारखंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार तीनों बच्चों को जल्द से जल्द रांची छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद तीनों बच्चे अपने परिजनों के साथ दिल्ली चले गए, जहां अब भारतीय दूतावास के साथ साथ पाकिस्तानी दूतावास के जरिए तीनों बच्चों को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मामले को लेकर अगर कोई नरमी बरती जाती है तो तीनों बच्चे वापस रांची आ सकते हैं। गौरतलब है कि तीनों बच्चों की मां रांची के डोरंडा में रहती है। तीनों बच्चे गर्मी की छुट्टी में भारत आए हुए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के द्वारा पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध पर बेहद नकारात्मक असर पड़ा है। घटना के बाद भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है कि भारत में निवास कर रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक तुरंत देश छोड़कर पाकिस्तान लौट जाएं। झारखंड में भी 10 पाकिस्तानी नागरिक फिलहाल झारखंड के अलग अलग शहरों में निवास कर रहे हैं। मैया योजना के लाभुक सावधान, आज से 5 मई तक स्पेशल कैंप, करवा ले यह जरूरी काम।
पलामू में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी सूचना निकलकर सामने आई है। पलामू में आज से 5 मई तक मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के माध्यम से मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। दरअसल पलामू में 3,70,253 मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, जिनमें से 2,25,803 लाभुकों का बैंक खाते से आधार सीडिंग है। 44,450 लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं है। आज से 5 मई तक सभी प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायत भवनों में कैंप लगाकर आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। इन कैंपों में eKYC के साथ साथ मैया सम्मान योजना का भी KYC होगा। आधार में DBT के ऑप्शन को ऑन किया जाना है। बता दें कि मैया सम्मान योजना से जुड़ा हुआ वेबसाइट 2 दिन पहले खुला है। अब लाभुक अपने डेटा में सुधार एडिट कर सकते हैं। झारखंड के लोक गायक महावीर नायक को मिला पद्मश्री पुरस्कार। झारखंड के लोक गायक महावीर नायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 83 वर्षीय लोक गायक को कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। वे करीब 60 सालों से लोकगीतों को संरक्षित संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महावीर नायक झारखंड के लोक संगीत की एक धरोहर है। उनका जन्म 1942 में आज़ादी से 5 साल पहले रांची के पास उरुगुटू में हुआ था। अब तक 500 से अधिक लोकगीतों की रचना कर चुके हैं। वहीं 1000 लोकगीतों का संग्रह भी कर चुके हैं। महावीर नायक के गीतों का पहला संकलन 1962 में आया। वे क्षेत्रीय संस्कृति भाषा की पत्रिकाओं डहर और कला संगम के सहयोगी संपादक भी रहे हैं। GMM का बिहार विधानसभा में 12 सीटों पर दावा। राजद की चिंता बढ़ी। गठबंधन धर्म में उलझा पार्टी। पिछले चुनाव में उतारे थे उम्मीदवार। झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी GMM बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। गठबंधन धर्म के आधार पर राजद से 12 सीटों की मांग की है। हालांकि यह आधिकारिक नहीं है, लेकिन GMM की इस इच्छा से राजद की चिंता बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर GMM की राजद और कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टियों से पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही है। हाल ही में हुए GMM के महाधिवेशन में भी इस बात की चर्चा की गई थी। GMM का बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के पीछे का तर्क है कि सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में GMM का जनाधार है। पार्टी सूत्रों की माने तो GMM जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करेगी उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखनी, जमालपुर, परिपैंती और चकाई है। बीजेपी का आरोप, मंत्री हफीजुल ने फर्जी यूनिवर्सिटी से ली फर्जी डिग्री। पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य के मंत्री हफीजुल अंसारी की डॉक्टरेट उपाधि को लेकर आरोप लगाए हैं। अजय शाह ने आरोप लगाया कि मंत्री हफीजुल अंसारी को मिली डॉक्टरेट की डिग्री एक फर्जी विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई है, जिसे उन्होंने भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बताया। एक ऐसी संस्था जिसे न तो विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करने का अधिकार है और न ही किसी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने की मान्यता। कहा कि जैसा कि UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 22 में स्पष्ट है, इस फर्जी यूनिवर्सिटी को न तो UGC, न तो भारत सरकार और न ही झारखंड सरकार ने कोई मान्यता दी है। हालांकि भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी CET से रजिस्टर्ड है, जो भारत सरकार के नीति आयोग की एक इकाई है। दूसरी ओर अजय शाह ने आरोप लगाया कि हफीजुल अंसारी ने ऐसे लोगों द्वारा संचालित एक फर्जी विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल कर ली है, जो शुद्ध रूप से एक कागजी संस्था है। शाह ने यह भी दावा किया है कि यह फर्जी विश्वविद्यालय सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी अफ्रीका से अपनी संबद्धता बताता है, जबकि गहन जांच में पता चला कि इस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर उस्मान को इस्लामाबाद, पाकिस्तान की एक संस्था द्वारा प्रोफेसर की उपाधि प्रदान की गई थी। झारखंड में धान खरीद की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद लक्ष्य कोसों दूर, जाने किसानों की उदासीनता की वजह। अच्छी पैदावार के बावजूद लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद करने में झारखंड सरकार पिछड़ गई है। इस साल सरकार के द्वारा 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें विभाग ने 38.5 लाख क्विंटल ही समय अवधि समाप्त होने के 2 दिन पहले तक खरीद पाई है। सरकार ने धान खरीद की धीमी रफ्तार की वजह से इसकी समय सीमा अवधि 1 महीना बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक निर्धारित कर रखा है। इसके बावजूद तय लक्ष्य के अनुरूप किसानों ने धान बेचने के लिए रुचि नहीं दिखाई है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 28 अप्रैल तक राज्य भर में 24,08,531 रजिस्टर्ड किसानों में से 56,911 किसानों ने अपना धान बेचा है। सरकार ने इस बार धान खरीद के लिए 736 MSP केंद्र बनाए हैं, जहां 2400 रुपये प्रति क्विंटल की सरकारी दर से किसान धान बेच सकते हैं। नाइजर में झारखंड के मजदूरों का अपहरण, CM हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री से लगाई ये गुहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि वे पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में
कथित तौर पर अगवा किए गए राज्य के मजदूरों की मदद करें। मुख्यमंत्री सोरेन ने एक्स पर लिखा, माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से अनुरोध है कि कृपया हमारे झारखंड के प्रवासी भाइयों की मदद करें, जिन्हें मिली जानकारी के अनुसार नाइजर में अपहरण कर लिया गया है। अपहरित सभी 5 मजदूर संजय महतो, फालजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और उत्तम महतो झारखंड के गिरिडीह जिले के निवासी हैं। इन मजदूरों के परिजनों ने भी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की थी। परिजनों का कहना है कि ये सभी नाइजर में एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी के साथ काम करने गए थे, जहां उनका कथित तौर पर अपहरण हो गया है। बता दें कि हाल के दिनों में नाइजर में सेना और आतंकवादियों के बीच हिंसक झड़पें बढ़ी हैं। शुक्रवार को नाइजर के पश्चिमी हिस्से में एक हमले में 12 सैनिक मारे गए हैं। यह इलाका माली और बुर्किना फासो की सीमा के नजदीक है और लंबे समय से उग्रवादी हिंसा का केंद्र रहा है। पिछले महीने भी इसी क्षेत्र में एक जिहादी समूह ने एक गांव पर हमला कर 44 नागरिकों की हत्या कर दी थी। हालात को देखते हुए वहां काम कर रहे विदेशी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। रजरप्पा सीसीएल के जीएम को एसडीओ ने किया शोकॉज। रामगढ़ में आग बुझाने के लिए संतोषजनक कार्य नहीं करने का आरोप। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के भुचुंगडीह भैरवी नदी के किनारे अवैध कोयला खदान में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वन विभाग, खनन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मामले में प्रशासन ने सीसीएल प्रबंधन को भी आग पर काबू पाने के लिए कार्य करने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन सीसीएल रजरप्पा महाप्रबंधक द्वारा अवैध कोयला खदान में लगी आग को बुझाने के लिए कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया गया, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने सीसीएल के जीएम को शोकॉज किया है। दूतावास की शर्मनाक भूल, झारखंड भेज दिया यूपी के युवक का शव, ईरान में हुई थी मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत तरतरा गांव के युवक मरीन इंजीनियर आह्लाद महतो की विगत 27 मार्च को ईरान स्थित चरक बंदरगाह जलपोत शिप्रासा आईएमओ में तैनाती के दौरान एक हादसे में मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में जौनपुर यूपी के एक युवक मरीन इंजीनियर शिवेंद्र प्रताप सिंह की भी मौत हो गई थी, जबकि दोनों युवकों के पार्थिव शरीर को स्वदेश भारत लाए जाने को लेकर दोनों युवकों के परिजनों को 1 माह तक के लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। आह्लाद नंदन महतो के पार्थिव शरीर को लाने के लिए रविवार को परिजन कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे। रविवार को विशेष विमान से मध्यरात्रि में उनका पार्थिव शरीर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा। सोमवार दोपहर को एम्बुलेंस से आह्लाद नंदन महतो का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तरतरा पहुंचा। वहां घर पर पहले से इंतजार में शोकाकुल परिजनों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन गांव के लाल का अंतिम संस्कार व अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ का हौसला तब पस्त हो गया जब युवक के पार्थिव शरीर के ताबूत को खोला गया। दरअसल ताबूत खोलते ही सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई, क्योंकि उस ताबूत में युवक आह्लाद नंदन महतो की जगह पर जौनपुर यूपी के युवक शिवेंद्र प्रताप सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। क्या आपने अभी तक राशन कार्ड का नहीं किया ई-केवाईसी? इस ऐप के जरिए घर बैठे कर सकते हैं ई-केवाईसी। गिरिडीह में राशन कार्ड हर एक व्यक्ति की न सिर्फ पहचान से जुड़ा दस्तावेज है, बल्कि इसी कार्ड के जरिए करोड़ों लोगों को सरकार अनाज उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पीला एवं गुलाबी राशन कार्ड धारकों का 100% केवाईसी करने के उद्देश्य से पिछले 21 मार्च से ही लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिले में जिलाधिकारी नमन प्रियस लखड़ा के निर्देश पर इस अभियान को काफी गति दी गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी के नेतृत्व में टीम काम कर रही है। अभी केवाईसी करने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसी बीच मेरा केवाईसी ऐप जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी बताते हैं कि मेरा ई-केवाईसी ऐप सबसे सरल साधन है। ई-केवाईसी करने का इस ऐप को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि तय अवधि में ही सभी का ई-केवाईसी किया जा सके। जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से 270 से ज्यादा प्रतिभागी दिखाएंगे दम। 2 दिवसीय 11वीं जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 29 और 30 अप्रैल को केकेएन स्टेडियम में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में 270 से ज्यादा प्रतिभागी शिरकत करेंगे। इस संदर्भ में संघ के सचिव मनोज मिश्रा ने बताया कि अब तक करीब 270 प्रतिभागियों ने चैंपियनशिप के लिए अपना निबंधन करवाया हुआ है। इस चैंपियनशिप में अंडर 10, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 व सीनियर महिला और पुरुषों की प्रतियोगिता होनी है। चैंपियनशिप में भागीदारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को सुबह 8 बजे तक केकेएन स्टेडियम में रिपोर्ट करना है। इस चैंपियनशिप में अलग अलग आयु वर्ग के लिए इवेंट को शामिल किया गया है। पहली बार झारखंड में देवघर के जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किड्स कैटेगरी अंडर 10 आयु वर्ग को शामिल किया गया है। मैया सम्मान योजना का सत्यापन के नाम पर 17,000 की ठगी। रांची की हेहल निवासी आरती देवी से मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर उनसे 17,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। आरती देवी के बयान पर सोमवार को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरती देवी ने बताया कि 23 मार्च की सुबह उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया, कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत उनका सत्यापन करना है। यह भी जानकारी मांगी कि उनका मोबाइल नंबर
बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं। जवाब देने के बाद उनके खाते से पहले 1 रुपए फिर 17,000 रुपए की अवैध निकासी हो गई है। इसके बाद वह थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया शोषण, आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार सोलपटिया गांव का रहने वाला संजीत सोरेन 5 साल पहले उसके गांव आया था। आरोपी ने पीड़िता को अकेले पाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जुलाई 2020 में शादी का झांसा देकर वह पीड़िता को अपने घर ले गया। करीब 2 साल तक साथ रहने के बाद आरोपी काम के बहाने पीड़िता को छोड़कर चला गया। इस दौरान पीड़िता परिवार की सहमति से रांची में सिलाई का प्रशिक्षण लेने गई। प्रशिक्षण के बाद वह मायके लौट आई। कुछ समय बाद जब आरोपी वापस आया तो उसने पीड़िता को साथ रखने से मना कर दिया। उसने बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। आरोपी ने कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी स्कूलों में प्रहरी क्लब के माध्यम से बच्चों को किया जाएगा मादक पदार्थों के प्रति जागरूक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के कक्षा 9 से 12 के 2700 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रहरी क्लब के माध्यम से नशे के खिलाफ एक मजबूत और सशक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। ये क्लब स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रहरी क्लब के माध्यम से छात्र छात्राओं को नशे के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसानों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल बच्चों को न केवल नशे के खतरों से अवगत कराएगा बल्कि उन्हें सही जानकारी और मार्गदर्शन देकर एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। प्रहरी क्लब में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, 2 वरीय सहायक शिक्षक एवं 3 विद्यार्थी सदस्य होंगे। इस क्लब में विभिन्न हितधारकों जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूनिसेफ, सीनी, PHIA, रिम्स, रिनपास, NCC, पुलिस के प्रतिनिधियों की सहायता ली जाएगी। प्रहरी क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षण से पूर्व संबंधित मॉड्यूल, लिफलेट एवं अन्य सहायक प्रशिक्षण सामग्रियां उक्त हितधारकों के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे कोडरमा, कहा पाकिस्तान का पानी रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आतंकियों को हर हाल में मारिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को कोडरमा के झुमरी तलैया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की निंदा की है। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कहा पाकिस्तान का पानी रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आतंकियों को हर हाल में मारिए। डॉक्टर इरफान अंसारी 27 तारीख की शाम को कोडरमा पहुंचे थे। उन्होंने 1 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सोमवार की सुबह उन्होंने कोडरमा के जलवाबाद स्थित मदरसे का दौरा किया। वहाँ उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के बारे में कहा कि वे कांग्रेस की ही उपज हैं। विधायक डॉक्टर नीरा यादव के गायन कौशल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों में प्रयास करना चाहिए। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सेठ को कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन वे रांची में हैं। खुंटी पुलिस ने PLFI एरिया कमांडर समेत 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। दुकानदार से की थी लेवी की मांग। खुंटी में नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ खुंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संगठन के एरिया कमांडर सोमलाल महाली और उसके सहयोगी सांड मुंडा को हथियार, कारतूस, संगठन का पर्चा और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली ने सायको इलाके में दहशत फैलाकर लेवी वसूलने की योजना बनाई थी। PLFI ने कुछ माह पूर्व सोमलाल महली को सायको इलाके का एरिया कमांडर बनाया था। एरिया कमांडर बनने के बाद वह संगठन में नए लड़कों को जोड़ रहा था। इसी दौरान सोमलाल ने सायको बाजार में 11 अप्रैल को 3 दहाड़े एक दुकान में पर्चा फेंककर 4 लाख की लेवी मांगी थी। लेवी नहीं देने पर सायको बाजार में दुकान लगाने वाले बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दी गई थी। बुजुर्ग दुकानदार ने सायको पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसके बाद सायको थाना में PLFI के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। अनुसंधान के दौरान 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची में बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने में नॉलेज पार्टनर बन सकता है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, शिल्पी नेहा तिर्की। रांची में वर्षों से बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की आस फिर एक बार जगी है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इस बंद फैक्ट्री में जान फूंकने में नॉलेज पार्टनर की भूमिका अदा कर सकता है। दरअसल ये आज झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विभागीय अधिकारियों के हैदराबाद दौरे के क्रम में जगी है। सोमवार को मंत्री ने झारखंड के विभागीय अधिकारियों के साथ हैदराबाद के चेंगीचेरला स्थित राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा भी की गई। देश भर में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के कार्य और उसके तकनीक को लेकर चर्चा होती है। नेतरहाट बनेगा राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल, राजगीर की तर्ज पर बनेगा ग्लास ब्रिज।
लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। झारखंड की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट में राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नेतरहाट में सनराइज और सनसेट पॉइंट से दृश्य को और विहंगम बनाने के लिए दोनों स्थलों को विकसित करने की भी योजना तैयार की गई है। दरअसल नेतरहाट झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पहाड़ों के ऊपर बसे हुए नेतरहाट प्राकृतिक खूबसूरती से भी परिपूर्ण है। प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। नेतरहाट को अब राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकसित करने के लिए झारखंड सरकार ने योजना बनाई है। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री नेतरहाट का दौरा भी कर चुके हैं। यह जानकारी जिला पर्यटन पदाधिकारी संजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री के द्वारा नेतरहाट में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि सनसेट पॉइंट पर ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा। ग्लास ब्रिज बनाए जाने से नेतरहाट में पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। बीजेपी ने की सरायकेला की युवती का धर्मांतरण कर शादी कराने के मामले में जांच की मांग। कांग्रेस ने कहा पहले अपना गिरेबान में झांके। झारखंड के सरायकेला की एक युवती का धर्म परिवर्तन कराकर पश्चिम बंगाल के लड़के द्वारा निकाह करने के मुद्दे की विस्तृत जांच कराने की मांग भाजपा ने की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने इस मुद्दे को धर्मांतरण से जोड़ते हुए कहा कि हमारे नेता चंपई सोरेन ने 2-3 दिन पहले ही अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर यह मुद्दा उठाया था कि कैसे एक धर्म विशेष के लोग बहला फुसलाकर और तरह तरह का झांसा देकर शादी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल का रहने वाला मोहम्मद अंसारी, जो खुद पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, उसने बहला फुसलाकर एक हिंदू लड़की का धर्म और नाम बदलवा कर उससे निकाह कर ली। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जिस गंभीर मुद्दे को भाजपा उठाती रही है और 2-3 दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने जिस मुद्दे को उठाया था उसका उदाहरण भी मिल गया है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा द्वारा धर्मांतरण का रूप देने को गलत बताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के नेताओं में जानकारी की कमी रहती है और ये लोग नागपुर और आरएसएस की स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं। जिस मुद्दे को भाजपा के नेता उठा रहे हैं वह धर्मांतरण का मुद्दा है ही नहीं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा पहलगाम आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। खुंटी में पहलगाम आतंकी घटना को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार को जिम्मेदार ठहराने का बयान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के अलग अलग नेता लगातार इसकी आतंकी घटना को केंद्र सरकार की विफलता बता रहे हैं। खुंटी में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। वहीं खुंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने पहलगाम आतंकी घटना को भारत सरकार की लापरवाही बताई है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ अभियान की तैयारी को लेकर खुंटी पहुंचे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक सोची समझी साजिश रही है। उन्होंने कहा कि जिस पर्यटन स्थल पर गाड़ी नहीं जा सकती वैसी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। पूर्व मंत्री योगेंद्र ने कहा था कि भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने आतंकी घटना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि घटना से पहले आईबी को रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश को कहां पहुंचाना चाहते हैं ये अच्छी तरह जानते हैं। सच्चाई कभी नहीं छिपती है। कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है वो छिपने वाला नहीं है। 3 मई को सीएम करेंगे अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री 3 मई को अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में लगभग 2000 अधिवक्ताओं के भाग लेने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके लिए रांची के डीसी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग एवं महाधिवक्ता कार्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। स्वीडन दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने निवेश संभावनाओं पर की हाई लेवल मीटिंग, इन विषयों पर फोकस। स्वीडन दौरे पर गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां आईवीएल स्वीडिश एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आईवीएल के सीईओ जॉन रूने निल्सन और संस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से व्यापक बातचीत की। बैठक में जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय तकनीकों, ई मोबिलिटी और वेस्ट टू एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कई हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। बैठक में आईवीएल के मुख्य वित्त अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रमुख और संस्थान की भारत इकाई के सीईओ भी शामिल हुए। स्वीडन में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि वे नॉर्डिक देशों में भारत के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएं और झारखंड में निवेश के अवसरों को तलाशने का आह्वान किया।
नगर निगम चुनाव, सीपी सिंह ने निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन, वोटर लिस्ट की कमियों को दूर करने की मांग। रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए प्रकाशित वोटर लिस्ट में बड़ी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस संदर्भ में उन्होंने आज राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग की गई है। सीपी सिंह ने रांची नगर निगम के सभी वार्डों के बूथों में हुई गड़बड़ी को लेकर आयोग से उचित कार्रवाई की अपील की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट में सुधार और त्रुटियों को दुरुस्त करने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया और जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पूर्व पार्षद सुनील यादव, रोशनी खलको और राहुल चौधरी भी उपस्थित रहे। व्यापारी से करोड़ों की रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार। गुमला में पीएलएफआई के नाम पर धमकी देने वाले 3 अपराधी पकड़े गए। गुमला पुलिस ने पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से देसी कट्टा, गोलियां और एक बाइक बरामद की है। यह मामला 18 अप्रैल को सामने आया था, जब एक व्यवसायी से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी टीम ने अरमई के पास से कार्रवाई की थी। पकड़े गए अपराधियों में कानगड़ी के रांची के तस्लीम अंसारी और जावेद अंसारी, साथ ही इटकी गुमला के मोहम्मद जावेद शामिल हैं। मुंबई और चाकुलिया की घटना से साफ है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ है। चंपई सोरेन। मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास साहिबगंज के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। इन सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्मतिथि दर्ज कराई गई है। पिछले हफ्ते चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर मिली थी। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों को झारखंड में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दिए जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। पाकुड़ एवं साहिबगंज जैसे इलाकों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक बन चुके हैं, लेकिन सत्ता के मद में चोर इस अंधी बहरी सरकार को कुछ भी दिखाई अथवा सुनाई नहीं देता है। झारखंड में जब भी कभी हम लोग घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डालने लगता है। ये घुसपैठिए पिछले कई दशकों से लगातार आ रहे हैं और कई जगह खुला बॉर्डर होने तथा बंगाल सरकार द्वारा बाड़ लगाने हेतु जमीन नहीं हो देने की वजह से इन्हें रोकना आसान नहीं है। वैसे भी जब आपके घर में कोई बाहरी आता है तो उसे रोकने जांचने की पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।